सलीम साफ़ी साहब, ये बताएं कि ये 4 ममालिक को बड़े करीब आते हुए देखा है हमने, ख़ासकर इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। मार्च से हम देख रहे हैं कि एक्सचेंजेस भी होते हैं, वज़राए ख़ारजा दौरे भी कर रहे हैं, अब वज़ीर आज़म ख़ुद गए हैं। क्या असरात हो सकते हैं ख़ित्ते की सियासत के ऊपर इस डेवलपमेंट के? नहीं, देखिए, एक तो जितने भी अरब ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं और वो इस कन्फ्लिक्ट के एक मुतासरा फ़रीक में से थे, ख़लीज के जितने भी ममालिक थे। लेकिन फिर ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरब के साथ हमारी न सिर्फ ये कि क़ुर्बत बहुत ज़्यादा है, बल्कि डिफेंस फैक्ट भी है हमारा। और इस वक्त पाकिस्तान को दोनों जो इस वक्त इक़्तिसादी मुश्किलात है उसमें एक सऊदी अरब मदद करने जा रहा है और एक कतर मदद करने जा रहा है। तो पाकिस्तान ने तो ये किया था कि इससे पहले भी जो इक़दामात उठा रहा था तो उसमें सऊदी अरब को, कतर को, बाकी इन ममालिक को एतमाद में लिया था, क्योंकि वो भी एक लिहाज से अहम फ़रीक हैं। और अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो एक तो एतमाद में ले रहे हैं उनको, अभी तक जो मुज़ाकरात हुए हैं और आगे जो इम्कानात है उस पे भी ज़ाहिर है कि वो इन तीनों ममालिक से बात करेंगे, तुर्की से भी और कतर से भी और सऊदी अरब से भी। लेकिन उसमें ये है कि बेहतर इत्तेहाद क्या हो सकता है। एक तो पहली बात तो ये है कि इस जंग का ख़ात्मा होना चाहिए और इस जंग के ख़ात्मे से न सिर्फ ये कि पूरी दुनिया की मुश्किलात ख़त्म होगी बल्कि गल्फ़ स्टेट्स की मुश्किलात पे भी ख़त्म होंगी। लेकिन जो ईरान के और सऊदी अरब के, इससे पहले चीन की सालसी में उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए थे और बहाल हुए थे, लेकिन इस जंग की वजह से दोबारा मुतासर हो गए। और पाकिस्तान की पहले दिन से ये कोशिश है कि वो सऊदी अरब और ईरान को करीब ले आएँ। तो मेरे ख़्याल में अगर फ्यूचर के लिए ये जंग ख़त्म होता है तो ख़ुसूसन पाकिस्तान, तुर्की और ईरान को उसमें शामिल करना चाहिए। और सऊदी अरब, इनका अगर डिफेंस पैक्ट हो जाए तो उस सूरत में मेरे ख़्याल में इज़राइल के ख़तरे का भी मुकाबला बखूबी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक तो हमने ये देखा कि जो अड्डे वहाँ पे अमेरिका के थे तो वो ईरान की तरफ थे और ईरान ने इस दौरान सबको हिट भी किया। और अमरीकियों ने न सिर्फ ये कि उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, बल्कि अभी मैंने सुना है कि वो शायद ख़र्चा भी मांग रहे हैं। तो इसलिए मगरिब पे इन्हिसार की बजाय, उनकी तर्जुमान ने व्हाइट हाउस के ममालिक पे इन्हिसार की बजाय अगर पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की ये आपस में कोई मेकनिज़म बनाते हैं तो वो ख़ित्ते के लिए बेहतर होगा और इन सब की दिफा के लिए भी बेहतर होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। अच्छा जी, उमर चीमा साहब, इंटरेस्टिंग टाइम्स वी लिव इन। ट्रंप और जेडी वांस यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने पोप लू के ऊपर शदीद तनकीद की है। ट्रंप ने तो शदीद अल्फाज में उनके ऊपर, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर वार किया। फिर पीट हेग्सेथ ने भी इसको, ये जो पूरी की पूरी ईरानी जंग है, इसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश की। सवाल ये हो रहा है कि ये जो तनाज़ा इससे खड़ा हो गया है, क्या ये जंगी पॉलिसी पर असर डाल सकता है? जिस तरह जो रीमा पहले बात कर रही थी ना कि इस टाइम अमेरिका के अंदर एक बड़ी संजीदा बहस शुरू हो गई है कि ये ट्रम्प जो है क्या ये होश में है या नहीं है, इसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के हवाले से। मेरे ख्याल जो संजीदा बहस की एक तो अमेरिका में अभी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनका जो सबसे गैर संजीदा तरीन आदमी है उसको अमरीकियों ने इस जमहूरियत के जरिए उसको अपना लीडर इलेक्ट किया होगा। अब वो जिस स्टेज पर आ चुका है वो सिर्फ पोप के साथ ही अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा। वो आपको पता है कि वो अगले दिन उसने वो हजरत ईसा वाला जो एक इमेज जो है इनके, वो अपना एक ट्वीट किया हुआ था, उस पर बहुत ज्यादा बैकलैश आया। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी तरफ से डॉक्टर बना हुआ था कि जो ये तो डॉक्टर दिखाया गया है मुझे। हाँ, इसलिए मैंने, वो ट्रम्प ने अगले दिन कहा था कि मैं समझा मुझे तो डॉक्टर दिखाया गया, मैंने इसलिए ये शेयर की। हाँ, तो वो जो जितना खुद पसंद आदमी है, वो जिस दुनिया में रहता है
वो अपने आप को इनसे कम समझते नहीं है। वो पोप का भी आप देखें, पोप को भी उसने कहा कि भाई अगर मैं ना होता तो तू जो है ना इस टाइम पोप ना होता। और उसका आगे ये जो जंग है अब इटली तक आ गई है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ भी उसके क्लैशेस हुए हैं और उसने भी ये पोप का इशू टेकअप किया है। अब इसका हो क्या रहा है, इससे जो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, जो ओवरऑल रिलीजियस राइट है, वो अमेरिका के अंदर, वो यूरोप के अंदर, वो सब जो है वो एक ट्रम्प के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह इनके वो उनको ना एक कॉमन ग्राउंड मिल रही है कि ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल है कि वो इस लिहाज से जरा ताहिर का शिकार हो चुके हैं। अब वो एक दफा इलेक्ट हो चुका है, यही लोग जो है पहले उसको वोट देने वाले थे, अब उसका इंतजार करेंगे उस दौरान वो क्या क्या तबाही फैलाता है दुनिया में, अमेरिका को वो किस स्टेज पर लाता है, ये वक्त ही बताएगा। तो ये इस तरह की क्लैशेस चलते रहेंगे, लेकिन वो जिस मिजाज का आदमी है ना वो क्योस पे बड़ा एक प्लेयर लेता है, यानी कि वो अगर कोई चीजें कोई आराम से चल रही हो, वो किसी कंट्रोवर्सी में ना हो, लोग उसको एक बड़ा एक संजीदा इंसान समझ रहे हो, तो वो मेरे ख्याल है वो बोर होना शुरू हो जाता है। बट चीमा साहब, क्या ये पॉपुलिस्ट ट्रेट है? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी आप ना कंपैरिजन करने के ऊपर या आपको मुश्तरक नजर आती हैं। सो ये क्या एक पॉपुलिस्ट लीडर्स की मुश्तरक ट्रेट आप समझते हैं? अलीना, मैं ये समझता हूँ, मैं एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस ट्रम्प को ज़हन में रखते हुए मैं तो खैर अक्सर पहले भी बात करता हूँ कि हम देखें एक जो 17वें स्केल का मुलाजम है, ऑफिसर है, उसके लिए भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ठीक है। वो शख्स जिसने दुनिया को, अपने मुल्क को चलाना होता है, हमने कभी उसका नफ्सियाती जायजा ही नहीं लिया कि क्या वो इस काबिल है या नहीं। हमने सिर्फ एक मेयार रखा है कि अवाम उसको मुंतखब कर दे। अवाम को जिस तरह हमने किसी बंदे के एमएनए के इलेक्शन के लिए कोई क्राइटेरिया होता है, ये क्राइटेरिया भी शामिल होना चाहिए कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के हवाले से क्या वो बंदा ज़हनी तौर पे फिट है या कोई बहका हुआ इंसान है। अदरवाइज वो ऐसे लोग बदलते हुए वक्त, बदलती हुई ऐसा बंदा किसी जहाज का पायलट हो तो पूरा जो जहाज है वो मुतकाज़ी करम पर होता है। एक बड़ा तनाज़ा इस वक्त, और मे बी ये स्टिकिंग पॉइंट भी हो सकता है या एस्केलेटरी पॉइंट भी हो सकता है, वो है आबना हॉर्मुज़ का। क्योंकि हमें पता है कि ईरान ने 2 दिन पहले बात की कि वो ख्वाहिश रखता है कि वो अब मुस्तकबिल में हॉर्मुज़ के ऊपर एक टोल, एक फ़ीस वसूल करे जो यहाँ से शिप्स गुजर रहे हैं उसके ऊपर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है हॉर्मुज़ की एक्टिवली। रीमा, ये वैसे तो कल भी आपने ब्रीफली हमारे लिए एक्सप्लेन किया था, बट आज हमें थोड़ा सा टेक्निकली और इसको समझाइएगा। क्या लीगल स्टेटस है हॉर्मुज़ का? ये जो दोनों तरफ से मुतालबात हो रहे हैं या ख्वाहिशात का इजहार हो रहा है, ये किस हद तक काबिल अमल है या नहीं? क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ? जी अलीना, ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल एरिया है इंटरनेशनल लॉ का। कुछ वक्त लगेगा मुझे, सो बेयर विद मी, शायद कुछ डिटेल्स फिर भी रह जाएं। ओवरऑल जो एक कन्वेंशन है, जो ट्रीटी है जो गवर्न करती है लॉ ऑफ द सी को, वो है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, वो 1982 में आई थी और ईरान ने साइन की थी लेकिन रैटिफाई नहीं की थी। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि ईरान ने रैटिफाई नहीं की तो उस ट्रीटी में जो लिखा है अबाउट जो ट्रांजिट पैसेज वो ईरान पे अप्लाई नहीं करता। दूसरी तरफ जो पोजीशन है वो ये है कि ट्रांजिट पैसेज कि आप जो नेविगेशन, इंटरनेशनल नेविगेशन है उसको डिसरप्ट नहीं कर सकते, वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है, वो ट्रीटी बेस्ड नहीं है। तो ईरान ये नहीं कह सकता कि वो उसका पाबंद रिवायत का हिस्सा है, कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि कोई भी मुल्क जो है वो इस कन्वेंशन से निकल जाए और फिर वो जो इंटरनेशनल स्ट्रेट है उस पे टैक्सेस लगाने लग जाए या टोल्स लगाने लग जाए। उससे पूरी दुनिया में जो नेविगेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, वो बुरी तरह अफेक्ट होगी। अब मेरी इसमें जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उनकी मुख्तलिफ राय और इवन स्टेट्स की मुख्तलिफ राय पाई जाती है कि क्या ट्रांजिट पैसेज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बन चुका है या नहीं बन चुका। अच्छा, अमेरिका इसको बहुत फोर्सफुली कहता है कि ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है, और ये आयरॉनिक बात है कि अभी अमेरिका ने ही नेवल ब्लॉकेट की हुई है अपनी एक बहुत पुरानी पोजीशन से हट के, जिसमें वो कहते हैं कि इंटरनेशनल नेविगेशन जो है वो बहुत ही फंडामेंटल है और उसमें कभी कोई रुकावट है वो नहीं आनी चाहिए। सो ये पहला पॉइंट है। मेरी नजर में दोनों आपको जो है आर्ग्यूमेंट्स मिल जाती हैं। मैं तो ये कहूंगी कि अगर हम ये रूल
और इंटरनेशनल स्ट्रेट्स जिन टेरिटोरियल वाटर्स में जाती हैं वो भी टोल लगाने लग जाएं तो एक प्रॉब्लम तो होगा दुनिया में। तो आपको इसको परमिसिवली देखना चाहिए और इस तरह टोल्स नहीं लगाने चाहिए। लेकिन ईरान की जो पोजीशन है उसमें भी थोड़ा वजन है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इनोसेंट पैसेज के हक में हैं। ये भी जो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है उसमें है, इनोसेंट पैसेज जो है वो एक ज्यादा लिमिटेड राइट है। उसमें जो ममालिक हैं, कोस्टल ममालिक, उनमें कुछ उनके पास इख्तियार होता है कि वो कर्टेल कर सकें या रेगुलेट कर सकें पैसेज, और उसमें ये भी हो सकता है कि वो टोल नहीं लेकिन वो फीस ले सकें अपनी सर्विसेज के लिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ ईरान कह सकता है कि जो माइंस हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उनको निकालने के लिए वो फीस ले रहे हैं, तो वो उसको एज फी अगर नाम दें, टोल या टैक्स ना दें, तो वो शायद इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। और ये और भी हमारी कन्वेंशंस हैं, जिनीवा कन्वेंशंस में भी जो इनोसेंट पैसेज है उसका जिक्र है। तो ये तो ईरान भी मानता है और ये एक एस्टैब्लिश्ड चीज है कि इनोसेंट पैसेज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। तीसरी चीज जिस पे लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो ईरान का अपना, इट्स देयर ओन, उनकी टेरिटोरियल सी है। दैट्स ट्रू, ये ओमान और ईरान का टेरिटोरियल सी है, क्योंकि ये जो यही ट्रीटी जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उस ट्रीटी ने एक और चीज जो है वो तब्दील की। उसने कहा कि जो टेरिटोरियल सीज हैं कोस्टल ममालिक के, पहले वो 3 नॉटिकल माइल्स के होते थे, इस ट्रीटी ने उन्हें बढ़ा के 12 नॉटिकल माइल्स कर दिया। लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज था वो ये था कि फिर आपको ट्रांजिट पैसेज का राइट देना पड़ेगा और आप उसमें जो है हर्डल्स या रेगुलेशंस नहीं डाल सकते। तो ये एक दुरुस्त बात है कि ये टेरिटोरियल सीज हैं ओमान और ईरान के, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक इंटरनेशनल स्ट्रेट भी है। तो इंटरनेशनल स्ट्रेट अगर कोई हो, इसका मतलब है कि आपको ये जरूरी है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिससे इंटरनेशनल नेविगेशन हो सके, उसमें आप अनजस्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। तो इन शॉर्ट अलीना, मैं ये कहूंगी पे जो कल मैंने बात की थी कि अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट तो एक्ट ऑफ एग्रेशन है, एक्ट ऑफ वॉर है। ईरान अपने दिफा में जो है, ये जो अगर नेवल ब्लॉकेड है, यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल कर सकता है इसको हटाने के लिए। दूसरी बात ये है कि ईरान ने अब तक जो किया है वो उसको जस्टिफाई करता है कि हम सिर्फ अग्रेसर्स के लिए कर रहे हैं कि वो एक्सप्लॉइट ना करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इस पे आप बहस कर सकते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन इस तरह हो रही है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि जब आप जंगी हालात में होते हैं आम हालत सिचुएशन अप्लाई नहीं करती, तो फिर आपने देखना है कि ईरान किस तरह जस्टिफाई कर रहा है और इस जस्टिफिकेशन में सेंस है। हाउएवर, अगर पीस टाइम में ईरान टोल जो है वो चार्ज करना चाहे, तो मेरी नजर में ट्रांजिट पैसेज के ये तो डेफिनेटली खिलाफ होगा, इवन दो ईरान ने रैटिफाई नहीं की ये कन्वेंशन। लेकिन अगर आप समझते हैं ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। और इनोसेंट पैसेज अगर आप देखें तो ईरान कुछ लफ्जी इधर उधर करके एज टोल या टैक्स की जगह अगर उसको फीस करे अपनी सर्विसेज की, तो वो इस तरह इसको गुंजाइश निकाल सकता है। लास्ट चीज इलियन जो मैं कहना चाहूंगी, इंटरनेशनल लॉ जब हम उसकी बात करते हैं, एक उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। इस वक्त जंग ईरान पे जो है इजराइल अमेरिका ने मुसल्लत की, ये इलीगल जंग थी। हमें सबसे पहले मेरा ख्याल है इस पे बात करनी चाहिए और इसमें इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ही रेपरेशंस देने चाहिए उन्हें ईरान को। अगर हम इस सब मामले को दरगुजर करके सिर्फ ईरान क्या इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं उसको मेन टॉकिंग पॉइंट बना देंगे, ये अनजस्ट होगा। और मेरा ख्याल है जस्टिस के जो कॉन्टेक्स्ट में हमेशा अहमियत ज्यादा देनी चाहिए। सो इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए ही हमने लीगल स्टेटस क्या है चीजों का, मेरा ख्याल है उसको उसका जायजा देना चाहिए। बट रीमा, लेमैन टर्म्स में अगर इवन ईरान फीस भी लेता है और टोल या फीस व्हाटएवर, अगर उसको सिर्फ टोल का नाम नहीं देता, सो इट विल बी वन एंड द सेम थिंग, राइट? वो ऐसा नहीं है कि कुछ और होगा, वो एक जो सरचार्ज ही इनोसेंट पैसेज, राइट? क्योंकि अगर ट्रांजिट पैसेज है होगा तो सरचार्ज ही ना पैसेज के ऊपर। बिल्कुल नहीं, तो ट्रांजिट पैसेज में आप ये भी नहीं कर सकते। ट्रांजिट पैसेज जो है उसमें अगर आपके टेरिटोरियल सीज जो है वो एक इंटरनेशनल स्ट्रेट का हिस्सा भी बनाते हैं, तो फिर ये बहुत मुश्किल है आर्ग्यू करना कि आप उसके लिए फीस ले रहे हैं। वो राइट बहुत ज्यादा जनरल है। लेकिन सवाल ये है वही कि क्या ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा ट्रांजिट पैसेज है या सिर्फ इनोसेंट पैसेज है?
आई थिंक दैट इज द डिबेट जो दुनिया भर में इस इशू में हो रही है। ये मैं जरूर कहूंगी ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि ट्रांजिट पैसेज भी, गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेविगेशन ग्लोबली, ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। क्योंकि और ममालिक भी अगर ईरान को फॉलो करने लग जाएं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए दुनिया में नेविगेशन में। लेकिन एक माइनॉरिटी ओपिनियन है जो समझता है कि अभी ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा नहीं बना। ओके अच्छा, और हमें कोई एक्टिव प्रैक्टिस भी नहीं मिलती ना? नहीं, दिस इज अ टेक्निकल, कुछ चीजें हैं, कुछ मामलात हैं जिनके ऊपर टेक्निकल होना पड़ता है। बट मुझे क्विकली ये बता दीजिएगा, अभी एक्टिवली कहीं ये प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा ना कहीं भी, किसी भी इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर? अच्छा, नहीं, टोल नहीं हो रहा। अच्छा, एक और मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों की है, कैनाल्स जो हैं, कैनाल्स को मुख्तलिफ तरह से ट्रीट किया जाता है इंटरनेशनल लॉ में। कैनाल्स पे आप चार्जेस ले सकते हो, तो जैसे सुएज कैनाल है, क्योंकि कैनाल मुख्तलिफ होता है फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्ट्रेट। सो एक इंटरनेशनल स्ट्रेट में आप इस तरह के चार्जेस, टोल्स नहीं ले सकते। तो और ये कहीं मेरी नजर में, जहां तक मुझे मालूम है, ये प्रैक्टिस नहीं हो रहा। ओके, थैंक यू सो मच रीमा उमर साहिबा इस डिटेल्ड हमें अकाउंट के लिए। शहजाद साहब हैं हमारे पास, उनसे सवाल। शहजाद साहब, आपसे हम बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहते हैं। सर, पाकिस्तानी इस वक्त परेशान हैं बहुत से इलाकों में। शहजाद साहब की भी लग रहा है लाइट नहीं है इस वक्त, ऐसा ही है शहजाद? ऐसा ही है, बिल्कुल। शहजाद साहब, आपके इलाके समेत बहुत से एरियाज में लोड शेडिंग हो रही है और उसका दौरानिया बढ़ा दिया गया है। आज पावर डिवीजन ने इससे मुतालिक एक वजाहत जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीक आवर्स के दौरान, यानी 5 से रात 1 सुबह 1 बजे तक लोड शेडिंग ज़्यादा की जाएगी, ताकि जो बिजली के ऊपर पैसे बढ़ाने थे फी यूनिट 3 रुपये, वो ना बढ़ाए जाएं, उसका मुतबादिल लोड शेडिंग है। आई नो आपका आंसर तो यही होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सर हमें रियलिस्टिकली थोड़ा सा बताइएगा, क्या कोई दीगर ऑप्शंस थे या ये करना ज़रूरी था? देखिए, ये मेरे ख्याल से एक और एफर्ट है कंजर्वेशन की, क्योंकि अभी तक जो सप्लाईज हैं ऑयल की, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए एलएनजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है उस पर कतर तो अभी कह चुका है कि फोर्स मेजोर के तहत वो फिलहाल एलएनजी सप्लाई नहीं करेगा, और पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन जो है वो अच्छा खासा आरएलएनजी से करता था। तो इसके जो नेमुल बदल हैं वो एक्सपेंसिव हैं, उसमें आप फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करेंगे या आप उसमें कोई और एनर्जी, कोई और कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपकी कॉस्ट जरूर बढ़ेगी। अगर तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है तो मेरे ख्याल से ये फैसला दुरुस्त है। ऑल्दो लोड शेडिंग सिर्फ ये नहीं है कि घरेलू सार्फिन को परेशान करती है, बाहर जो कमर्शियल मार्केट में एक्टिविटीज है, ऑलरेडी आपने दुकानें जो है वो 8 बजे बंद करना शुरू कर दी है मार्केट्स, तो उनके लिए तो बड़ा मसला है ये कि कैसे वो लोड शेडिंग को भी बर्दाश्त करें। और खासतौर पे उन इलाकों में जहां पे आपको पता है कि पिछले काफी सालों से अब हर डिस्को जो है वो एक रूल अप्लाई करता है कि जहां रिकवरी अच्छी होगी, फुल रिकवरी ऑलमोस्ट होगी, वहां लोड शेडिंग नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए ये बहुत साल बाद एक नया दोबारा बुरा एक्सपीरियंस है कि उनको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से जो साहिब हैसियत है वो यही चाहेंगे कि लोड शेडिंग ना हो, थोड़ी सी बेशक टेम्पररी जो है टैरिफ को बढ़ा दिया जाए, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से एक बेहतर फैसला है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, जिससे ना सिर्फ इम्पैक्ट डायरेक्टली आ रहा है लोगों पे, बल्कि इनडायरेक्टली चीजें महंगी हो रही हैं। और इस दौरान मजीद अगर आप बिजली महंगी कर दें तो एक आम आदमी जो है उसके लिए मेरे ख्याल से बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गरीब के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। तो क्योंकि हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकलेगा इस कॉन्फ्लिक्ट का, और वो जल्द निकलेगा, तो अगर एक टेम्पररी मेजर के तौर पर मेरे ख्याल से हमने ये फैसला किया है तो बेहतर है कि 1-2 घंटे की हम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर दें, एज कंपेयर टू कि आप पूरे अवाम के लिए 3 रुपए जो है मजीद इसमें इजाफा कर दें। बट ऐसा ना हो, आई होप गवर्नमेंट अपने जो इस वक्त फर्नेस ऑयल के ज़खायर हैं, जो आपके पास गैस अवेलेबल है, उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो रहा हो कि आने वाले वक्त में हम देख रहे हो कि लोड शेडिंग भी हो रही हो और फिर कीमत भी जो है वो मजीद बढ़ जाए।